हे गाइस, वेलकम बैक अगेन टू द चैनल। और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट 3 ऑफ चैप्टर नंबर 6, और जिसके अंदर हम पूरा का पूरा रिक्रूटमेंट देखने जा रहे हैं। और चलिए अब हम सबसे पहले देखते हैं कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग के कितने एलिमेंट होते हैं? 3 एलिमेंट होते हैं हमारे सामने। वन इज RST। देखिए आपके सामने शॉर्ट ट्रिक पहले लिख दिया मैंने, RST रिक्रूटमेंट, S सिलेक्शन, T ट्रेनिंग। तो अब हम इस वीडियो के अंदर पूरे रिक्रूटमेंट देखेंगे कि रिक्रूटमेंट होता क्या है। रिक्रूटमेंट आपको मैंने स्टाफिंग प्रोसेस में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है क्या होता है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब जब आप नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ को, नंबर ऑफ बंदों को, बहुत सारे बंदों को और बहुत सारी बंदियों को आप अट्रैक्ट करते हो किसके लिए? जॉब पोजीशन को, वैकेंट जॉब पोजीशन को फिल करने के लिए ही रिक्रूटमेंट होता है। मतलब आप परसुएड कर रहे हो उनको, इन्फ्लुएंस कर रहे हो, एनकरेज कर रहे हो कि वो इस जॉब पोजीशन को क्या करें, फिल करें, आकर यहाँ पर अप्लाई करें हमारे यहाँ बेसिकली आकर। वही रिक्रूटमेंट होता है कि परसुएडिंग। देखो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग अ प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ एंड इनकरेजिंग दैम टू अप्लाई फॉर द जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको बहुत अच्छे से मैंने आपको पहले भी बताया रिक्रूटमेंट क्या होता है। लोगों को अट्रैक्ट करना, जॉब पोजीशन के लिए सर्च करना उनको, ये होता है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट तो आपके ऑब्वियसली समझ में आ चुका होगा। यह आपके सामने की स्टडी ट्रिक है। पॉजिटिव प्रोसेस होता है। पॉजिटिव प्रोसेस क्यों होता है? इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा बंदों को लाते हैं, इसलिए पॉजिटिव प्रोसेस होता है। सिलेक्शन के अंदर हम क्या करते हैं? सिलेक्शन के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा बंदों को निकालते हैं, तो इसलिए वो नेगेटिव प्रोसेस होता है। तो रिक्रूटमेंट तो आप समझ गए हो क्या होता है। अब रिक्रूटमेंट के सोर्सेज होते हैं। मैंने आपको रिक्रूटमेंट में बताया था कि सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट मीन्स हम कहाँ से बंदों को सर्च कर सकते हैं, कहाँ से हमारे पास एम्प्लॉयज़ आ सकते हैं, वही हमारा सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट होता है। तो हमारे पास 2 जगह से आ सकते हैं। वही कहाँ से? एक इंटरनल सोर्स होता है और दूसरा एक्सटर्नल सोर्स होता है। इंटरनल सोर्स के ऊपर आ जाते हैं जल्दी से। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इंटरनल सोर्स का मतलब जब रिक्रूटमेंट कहाँ से होता है? विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब आप विद इन द ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही रिक्रूटमेंट कर लेते हो, तो वो इंटरनल सोर्स होता है। देखो इसको मैं डायग्रामेटिकली आपको बताना ज़रा समझूंगा बेहतर, कि आपको बेटर समझ में आएगा अगर आप डायग्रामेटिकली समझोगे। ये आपकी एक डिपार्टमेंट है, ये परचेज डिपार्टमेंट। ये आपका जो है सेल्स डिपार्टमेंट है, और यहाँ पर फाइनेंस डिपार्टमेंट बना देते हैं। मतलब ये एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन है। इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 3 डिपार्टमेंट है। इस डिपार्टमेंट के अंदर शॉर्टेज ऑफ एम्प्लॉय हो रहे हैं, और इस डिपार्टमेंट के अंदर ओवर स्टाफ हो रहा है। तो आप इस डिपार्टमेंट से एक बंदा या जितने भी बंदे रिक्वायर्ड है वो यहाँ पर सेंड कर दोगे। यहाँ पर भी शॉर्टेज है, तो आपने क्या करा? परचेज से अगेन फाइनेंस में 2 बंदे को भेज दिया है आपने। तो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन काम हो रहा है, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन रिक्रूटमेंट हो रहा है। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज इंटरनल सोर्स। और ध्यान देने वाली बात, आप अपने पास नोट्स तो आपने रख रखे होंगे। मैंने आपको बताया कि नोट्स सामने रखना है आपको, तब जाकर ज़्यादा इफेक्टिव होता है और जब जाकर आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे। तो याद रखने वाली बात यह है कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होता है, कि आपको याद रखना है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से होगा तो इंटरनल होगा। तो अब इसके एडवांटेजेस आते हैं। एडवांटेजेस क्या है इसकी? सबसे पहला, इट इज़ इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल मतलब चीप, सस्ता। सस्ता क्यों पड़ता है? हमें ना तो एडवर्टीजमेंट करना पड़ रहा है, ना हमें और अदर जो जितने भी हमारे पास प्लेसमेंट एजेंसीज होती हैं उनको भी अपॉइंट नहीं करना पड़ रहा है, ना हमको पैसे देने पड़ रहे हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा चीप होता है, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल होता है, सस्ते में काम हो जाता है। किसी डिपार्टमेंट में ओवर स्टाफ हो रहे हैं, उस डिपार्टमेंट से अंडर स्टाफ वाले डिपार्टमेंट के अंदर भेज दो बंदे, सस्ते में हो गया काम, इकोनॉमिकल। इट मोटिवेट्स द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय। एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय का मोटिवेशन क्यों होता है बेटा? क्योंकि अगर बंदे का प्रमोशन हो गया, प्रमोशन मीन्स एक बंदा जो है जूनियर पोजीशन पे है, सीनियर पोजीशन जो है जो खाली है वहाँ पर, तो उसका वहाँ पर भेज दिया जाना ही मोटिवेशन होगा पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। कि उनको ऐसा लगेगा पूरी ऑर्गेनाइजेशन को कि हम भी प्रमोट हो सकते हैं, अगर हम अच्छा काम करेंगे तो हमारा भी प्रमोशन हो सकता है। तो इट क्रिएट्स सम सेंस ऑफ मोटिवेशन। चलिए नेक्स्ट
लेस अमाउंट इज स्पेंड ऑन ट्रेनिंग, ट्रेनिंग बिल्कुल नहीं होती क्योंकि उनको पता है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या क्या वर्क होता है, तो ट्रेनिंग का कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। द एम्प्लॉयज़ आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सो लेस चांस ऑफ टर्नओवर। टर्नओवर मीन्स एम्प्लॉयज़ का मूवमेंट, कि एम्प्लॉयज़ जब छोड़ छोड़ के चले जाते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन को, उसे कहते हैं हम टर्नओवर। तो एम्प्लॉयज़ जो है रूल्स एंड रेगुलेशन से क्या होता है, फेमिलियर होते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या रूल्स हैं, क्या क्या हमें फॉलो करना है, क्या नहीं फॉलो करना है, तो वो छोड़कर भी नहीं जाते हैं। दैट्स वाई इट इज़ एडवांटेज। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, इम्प्रूव जॉब पोजीशन, इम्प्रूव परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज़। परफॉर्मेंस कब इम्प्रूव होगी, जब एम्प्लॉयज़ का इंटरनल रिक्रूटमेंट हो जाएगा, तो एम्प्लॉय को ऐसा लगेगा कि इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारा करियर सेफ है, हमारी सेफ्टी ऑफ जॉब तो हमें बता दिया ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो इस वजह से उनका परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा, उनके परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर प्रमोशन और ट्रांसफ़र चलते रहेंगे। तो दैट्स वाई इट इज़ एडवांटेज। नेक्स्ट इज ड्रॉबैक आ जाते हैं। ड्रॉबैक क्या होते हैं भाई, ड्रॉबैक मतलब डिसएडवांटेजेस। नो फ्रेश और न्यू आइडियाज़, कोई बंदा नया नहीं आएगा, कोई बंदा नया फ्रेश बंदा नहीं आएगा, फ्रेश आइडियाज़ नहीं आएंगे हमारे पास, तो ये बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगी कि जो बंदे हैं उन्हीं के अंदर से हम सेलेक्ट कर रहे हैं, तो बाहर का बंदा नहीं आएगा, तो बाहर का बंदा आता है जब, तो फ्रेश टैलेंट आता है, तो वो नहीं आएगा हमारे पास। दे विल बी लिमिटेड चॉइस, लिमिटेड चॉइस। अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 50 एम्प्लॉयज़ हैं तो 50 हमारी चॉइस हो गई। अगर हम बाहर से किसी को अट्रैक्ट करेंगे ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई करने के लिए, तो हमारे पास नंबर ऑफ चॉइसेस हो सकती है, 1000 भी हो सकती है, और जी इससे भी ज़्यादा हो सकती है। तो दैट्स वाई इट इज़ लिमिटेड चॉइस। नॉट सुटेबल फॉर न्यू ऑर्गेनाइजेशन, नई ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं लेगा। क्यों, देखिए जो ऑर्गेनाइजेशन आज ही सेटअप हुई है उसके अंदर हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, हम प्रमोशन तो कर ही नहीं सकते। मतलब जो नई नई ऑर्गेनाइजेशन होती है वहाँ पर तो बाहर से ही बंदे रिक्रूट करने पड़ेंगे। कोई बंदा छोड़ कर भाग गया है तो हम कैसे पता लगेगा कि यहाँ से ये वाला बंदा बहुत एफिशिएंट है, उसको रख लो, नहीं, हम बाहर से ही रखना पड़ेगा। इस वजह से नई ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये मेथड सूटेबल नहीं होगा इंटरनल। फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र में रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉयज़, अगर ज़्यादा ट्रांसफ़र हो गया, सेल्स से बंदा जो है डिपार्टमेंट से फाइनेंस में जा रहा है, फाइनेंस से HRD में जा रहा है, और वो अलग अलग ऐसे ही फिरता रह रहा है बार बार, तो क्या होगा, उसकी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाएगी। वो सोचेगा भाई मैं क्या हूँ, थाली का बैंगन हूँ क्या, कभी इधर कभी उधर, समझ रहे हो। तो दैट्स वाई इट रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी। वो अच्छा काम नहीं कर पाएगा। अगर वो एक जगह सेट हो जाएगा तो वो अच्छा काम कर पाएगा, बनिस्बत इसके कि वो फिरता रहे एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, समझ रहे हो। तो ये आपका हो गया एडवांटेजेस, ये आपकी हो गई ड्रॉबैक। अब इसके देखिए दो मेथड होते हैं। देखो ब्रॉडली देयर आर 2 सोर्सेज ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट, एक ट्रांसफ़र होता है, एक प्रमोशन होता है। इंटरनली हम या तो ट्रांसफ़र से रिक्रूटमेंट कर सकते हैं या फिर प्रमोशन से कर सकते हैं। अब ट्रांसफ़र पे आते हैं, क्या होता है ट्रांसफ़र मीन्स शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ फ्रॉम वन जॉब पोजीशन टू अनदर, एक जॉब पोजीशन से दूसरी जॉब पोजीशन के ऊपर उसको शिफ्ट कर देना, मतलब एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के में उसको शिफ्ट कर देना एम्प्लॉय को, वही ट्रांसफ़र होता है। देखिए यहाँ पर ये बात याद रखना क्या, कि चेंज इन रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्टेटस ऑफ द एम्प्लॉय, यहाँ पर क्या हो जाता है, विदाउट चेंज इन द रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्टेटस ऑफ द एम्प्लॉय, मतलब ना तो उसकी अथॉरिटी में, ना उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी में, ना उसकी प्रेस्टीज, ना उसके स्टेटस में कोई भी चेंज नहीं आएगा। बस वो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाएगा, या फिर वो किसी भी एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाएगा। अगर आपकी 2 ब्रांचेज हैं तो एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में बंदा ले लिया, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में बंदा ले लिया है, तो वही होता है हमारा ट्रांसफ़र। यहाँ पर रेस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट, यहाँ पर रेस्पॉन्सिबिलिटी में चेंज नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है कि एक डिपार्टमेंट से दूसरी डिपार्टमेंट में गया तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी कम हो गई या ज़्यादा हो गई, यहाँ पर सेम वाला। तो इस वजह से ये क्या होगा, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है। यहाँ पर याद रखना, इसको या लिख लेना आप अपने पास, क्या होता है हॉरिजॉन्टल, ठीक है, तो आप अपने पास रख लेना इसको। तो चलिए, व्हेन सम एम्प्लॉयज आर सरप्लस इन वन डिपार्टमेंट एंड देयर इज शॉर्टेज इन अदर डिपार्टमेंट, देन दिस प्रोक्यूज फॉलो, समझ रहे हैं, देन दिस प्रोसीजर इज फॉलो, जब वहाँ पर वो वाला ही प्रोसीजर फॉलो होता है, जब किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर कमी हो जाती है एक दूसरे डिपार्टमेंट में। तो आप तो ट्रांसफ़र समझ गए हो क्या होता है। अब हम प्रमोशन पे आते हैं। देखो प्रमोशन भी आपको नाम से पता लगता है, आप प्रमोशन आप जानते भी हो क्या होता है प्रमोशन, जब एक बंदा अपने से ऊपर वाली जॉब पोजीशन पर शिफ्ट हो जाए, मतलब
डिप्टी सेल्स मैनेजर है, डिप्टी सेल्स मैनेजर मेन जो सेल्स मैनेजर होता है वो बन गया है, तो वो प्रमोशन हो गया उसका। जब एक सबऑर्डिनेट अपने सुपीरियर की जॉब पोजीशन को एक्वायर कर ले, वही प्रमोशन होता है। देखिए, इट रेफर्स टू शिफ्टिंग एन एम्प्लॉय टू हायर पोजीशन, हायर पोजीशन पे शिफ्ट कर देना। हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हाई हो जाती है, उसकी प्रेस्टीज भी हाई हो जाती है, फैसिलिटीज़ भी हाई हो जाती है, अथॉरिटी भी हाई हो जाती है। यहाँ पर क्या हो रहा है, वर्टिकल मूवमेंट हो रहा है। ट्रांसफर में हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रहा था, यहाँ पर वर्टिकल मूवमेंट हो रहा है। इट वर्क्स एज अ ट्रू मोटिवेशन ऑफ द एम्प्लॉयज। याद रखना ये वाली बात, ये ट्रू मोटिवेशन होता है। कौन सा सोर्स होता है ट्रू मोटिवेशन? प्रमोशन, क्योंकि उससे ऐसा लगता है सबको कि इस बंदे का प्रमोशन हुआ है, इसने बहुत अच्छा काम किया था, अब हम भी काम करेंगे, हम वर्क करके दिखाएं। तो इससे एक ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है प्रमोशन से, समझ रहे हो? तो एंड एज दे रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द वर्क डन बाय देम। तो बेटा ये देखो, मैंने आपके लिए डायग्राम भी बना दिया। यहाँ पे देखो, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट हो रहा है और यहाँ पर वो एक्सेलरेट हो रहा है, मतलब वो बढ़ रहा है, ऊपर जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है, उसकी अथॉरिटी वगैरह रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है। ये तो आप समझ गए हो। एक छोटा सा पॉइंट मैंने आपके लिए लिया है यहाँ पर, ले ऑफ। देखिए, ले ऑफ क्या होता है? टू रिकॉल द टेम्पररी वर्कर्स फॉर वर्क इन इज कॉल्ड ले ऑफ। मतलब जो टेम्पररी वर्कर हैं उनको बुलाना दोबारा से काम के लिए, वो ले ऑफ होता है। हु आर टेम्पररीली सेपरेटेड फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन ड्यू टू द लैक ऑफ वर्क। जब काम नहीं था उनको बोल दिया गया था कि आप अभी मत आइएगा, आप बाद में आइएगा, और जब काम आ गया है तो उनको बुला दिया गया है दोबारा से उनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। वो ही होता है हमारा ले ऑफ, समझ रहे हो? तो ये ऑर्गेनाइजेशन आपकी समझ में आ गया होगा, ट्रांसफर, प्रमोशन, ले ऑफ। अब हम आते हैं एक्सटर्नल सोर्स पर। एक्सटर्नल सोर्स आपके नाम से पता लग रहा है। एक्सटर्नल सोर्स, जब हम शॉर्टेज ऑफ एम्प्लॉयज़ बाहर से पूरा करते हैं, मतलब बाहर से ज़्यादा बंदों को बुला रहे हैं काम पर, वो एक्सटर्नल सोर्स होता है। देखिए, व्हेन शॉर्टेज ऑफ एम्प्लॉयज़ आर फिल्ड बाय हायरिंग न्यू एम्प्लॉयज़, नए नए बंदों को जब हम बुलाते हैं तो वो हायरिंग ऑफ न्यू एम्प्लॉयज़ हो जाता है, और इसी को हम एक्सटर्नल सोर्स कहते हैं। इट इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल सोर्स। द कैंडिडेट्स फ्रॉम द आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन आर इन्वाइटेड टू फिल द वैकेंट जॉब पोजीशन। आपको ये पता है कि आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन से बुलाया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से। यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से नहीं हो रहा है, वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हो रहा था, बट यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से आ रहा है बंदा। चलिए, एडवांटेजेस पर आते हैं। फ्रेश टैलेंट, जब बाहर से नया बंदा आएगा तो टैलेंट भी उसके साथ नया नया आएगा, वो पुराना वाना नहीं होगा, घिसा पिटा नहीं होगा हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्कर होंगे। वाइडर चॉइस, हमारे पास बहुत ज़्यादा चॉइस है, हम कितने भी बंदों का एक्सेप्ट कर सकते हैं। सीवी के आप जो है सीवी लाइए, हमारे यहाँ अप्लाई कीजिए, तो बहुत ज़्यादा बंदों में से हम चॉइस कर सकते हैं। बाहर के बंदे क्या है, बहुत ज़्यादा हैं। क्वालिफाइड पर्सनेल होगा हमारे, ऐसा नहीं होगा कि जो हमारे पास ऑलरेडी हैं वो, क्या पता ऐसा हो सकता है कि वो इतने क्वालिफाइड ना हो जितने बाहर के बंदे हमारे पास आ जाएं। अगर हम कैंपस रिक्रूटमेंट करेंगे, कैंपस से बंदे लाएंगे, तो वहाँ से क्वालिफाइड पर्सनेल, क्वालिफाइड एम्प्लॉयज़ हमारे यहाँ पे आएगा, तो ये भी एडवांटेज है एक्सटर्नल का। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नॉलेज, जो बंदा बाहर से आएगा वो अपडेटेड होगा, वो टेक्नोलॉजी में उसको ज़्यादा नॉलेज होगी। दैट्स वाई लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल नॉलेज हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आएगी थ्रू एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। डिमेरिट्स पर आ जाते हैं। द मोरल ऑफ द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज गोज डाउन। भाई मोरल कम हो जाएगा, क्यों? क्योंकि हर बंदे को ऐसा लगेगा कि यार यहाँ ये तो लोग बाहर से बुलाते रहते हैं, अब हमारा कोई काम नहीं है, तो उनका मोरल गिर जाएगा, वो अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। अब फिर द न्यू एम्प्लॉयज मे नॉट एडजस्ट इन द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नए बंदे को रूल्स फॉलो करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। जब आप किसी नए स्कूल में एडमिशन लेते हो तो प्रॉब्लम आती है ना एडजस्ट होने में। स्टार्टिंग के 4-5 दिन ऐसा लगता है जैसे मैं कहीं पर पता नहीं कहाँ आ गया हूँ, शादी में फिर रहा हूँ, और यहाँ पर मुझे कोई जानता भी नहीं, मैं बिना इनवाइट किए शादी में आ गया हूँ, तो ऐसा लगता है आपको। तो वही होता है यहाँ पर भी कि न्यू एम्प्लॉयज़ एडजस्ट होने में टाइम लगता है, रूल्स एंड रेगुलेशन को समझने में टाइम लगता है। इट इज़ एक्सपेंसिव एज टू इन्वाइट द आउटसाइडर। बाहर से बुलाने के लिए एक्सपेंस लगता है, महंगा होता है बाहर से अगर आप बुलाओगे। अगर आप अंदर से कर लोगे रिक्रूटमेंट तो वो सस्ता पड़ेगा, आपको बता दिया गया था। तो चलिए, लेंदी होता है क्योंकि एक पूरा सिलेक्शन प्रोसेस से हमें होकर गुजरना पड़ता है जब हम बाहर से बंदों को बुलाते हैं। दैट्स वाई इट इज़ लेंदी प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि बाहर कोई फिर रहा है ऑर्गेनाइजेशन के बाहर, हमने देखा अरे ये तो बढ़िया सा लग रहा है, स्मार्ट है लौंडा, है ना, हमने इसको पकड़ के बुला लिया। ऐसा नहीं होता है। क्या है, लेंदी प्रोसेस होता है, पूरा एक प्रोसेस फॉलो करना होता है। तो ये हो गया हमारा एक्सटर्नल, बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया होगा एक्सटर्नल और इंटरनल।
ठीक है ना। तो